Assalamu alaikum. Today our topic is rebellion in the forests. As we have already discussed some topics related to the chapter the rise of commercial forestry and how the forest laws were implemented in India during the colonial rule. Now today our topic is rebellion in the forests. Whenever the laws are being implemented in the India and during the colonial rule and the forest policies have the negative impact on the people living in those areas which are wholly or solely dependent on the forests for their livelihood. The people of that forest areas started to rebel against these forest rules and they have started rebellion in the forest. तो इन्होंने इसके खिलाफ बगावत करना शुरू कर दिया। इस जंगली जो जंगल के रिलेटेड जो कानून बनाए गए थे जो कॉलोनियल रूल में, तो उस रूल के खिलाफ क्योंकि इनकी जो सारी ज़िंदगी थी, जिनके जो भी रहन सहन था, वो सारा अगर हम देखेंगे तो वो निर्भर करता है इन जंगलातों पे। तो जहाँ तक बहुत सारे पार्ट्स ऑफ इंडिया का ताल्लुक है, द वर्ल्ड अगर हम देखेंगे तो फॉरेस्ट कम्युनिटी जो भी है दे हैव स्टार्टेड रेबेल अगेंस्ट दीज चेंजेस दैट वर बीइंग इम्पोज्ड ऑन देम थ्रू दीज फॉरेस्ट रूल्स। तो जहाँ तक इन जंगल कानून का ताल्लुक है, इन जंगल रूल्स का ताल्लुक है, तो इस तरह से जो जंगल जो है जो कम्युनिटीज़ है उन्होंने स्टार्ट किया कि इन पे लगाने का, इन लोगों पे जो है जो चाहे वो हिंदुस्तान के हो चाहे वो वर्ल्ड के हो, तो फॉरेस्ट कम्युनिटी जो भी है उन्होंने इसके खिलाफ मिसाल के तौर पर जो है हम कहेंगे इस तरह से कि इन लोगों के खिलाफ, लोगों ने इनके खिलाफ इन कानूनी कार्रवाई जो उन पे जो कानून नए बनाए गए जंगलातों की तहफ़्फ़ुज़ के बारे में, जंगलात की कंजर्वेशन के बारे में, जंगलात की पॉलिसी जो बनाई गई, तो इसके खिलाफ जो लोग हैं उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। अगर हम हिंदुस्तान की बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे लीडर जिनको अभी भी याद किया जाता है, जिन्होंने इन ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। इन कानूनों को, जंगल कानून जो बनाए गए थे, फॉरेस्ट लॉ जो बनाए गए थे, इनके खिलाफ आवाज़ उठाने का जो है उन्होंने मौका लिया। तो वो थे ज़्यादातर अगर आप देखेंगे दैट इज सिद्धू, कन्नू, अगर हम ले लेंगे ये संथाल प्रगनास जो है ये एरिया है। दूसरा है बिरसा मुंडा ऑफ छोटा नागपुर, ये भी है। इल्लूरी सीतारामा राजू ऑफ आंध्र प्रदेश, ये भी है। तो इनको अभी भी याद किया जाता है आमतर, जो रिमेंबर टुडे इन सॉन्ग्स एंड स्टोरीज, इनको भी किया जाता है। तो आज हम जो है एक ऐसे इलाके की बात करेंगे जो इस वक्त भी जिन्होंने आवाज़ उठाई थी इस जंगल कानून के खिलाफ, इन कानूनों के खिलाफ जो जंगल के लिए बनाए गए थे ब्रिटिश रूल में। तो 1910 की बात है ये। तो हम एक किंगडम की बात की जिस किंगडम का नाम है बस्तार। अगर हम देखेंगे पीपल ऑफ बस्तार जो है उन्होंने किस तरीके की आवाज़ उठाई थी, तो ये बस्तार कहाँ है? बस्तार जो है ये लोकेटेड है साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ का ये इलाका है। एंड इनका जो बॉर्डर है वो किन इलाकों के साथ मिलता है? वो है आंध्र प्रदेश के साथ, उड़ीसा के साथ, महाराष्ट्र के साथ। तो सेंट्रल पार्ट ऑफ जो बस्तार है ये प्लेटो है, लाइक द ट्यूबुलर फॉर्म ऑफ, जो हमने पढ़ा भी है 9th ज्योग्राफी में। तो ये ट्यूबुलर टाइप का है। अगर हम नॉर्थ की तरफ देखेंगे तो छत्तीसगढ़ प्लेन आता है, अगर हम साउथ की तरफ देखेंगे तो गोदावरी प्लेन आता है। तो एक रिवर जो है जिसका नाम है इंद्रावती, तो वो इसके बॉर्डर को लग जाता है, बस्तर ईस्ट टू वेस्ट चला जाता है। और इसके अलावा जो कम्युनिटीज़ वहाँ पे रहते हैं, जिनको हम कहते हैं जो फॉरेस्ट पे ज़्यादातर दारोमदार करते हैं, वह है मारिया गौंड्स, तो दरवास, बहतारस, तो हलबास। ये ऐसी कम्युनिटीज़ है जो इन इलाकों में रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, वहाँ पे वो बहुत सारी लैंग्वेज बोलते हैं। तो और कुछ कॉमन कस्टम्स और बिलीफ जो इनके दरमियान है वही है। तो पीपल ऑफ बस्तार जो है, तो हर एक गांव में अगर देखा जाए तो इनके दरमियान वाज गिवन इट इज लैंड बाय द अर्थ, इन रिटर्न दे लुक आफ्टर द अर्थ बाय मेकिंग सम ऑफ द ऑफरिंग्स एट ईच एग्रीकल्चरल फेस्टिवल। तो इनके हिसाब से जो ये अपने तरीके से सोचते थे कि अगर हम यहाँ पे रहते हैं तो हमें ज़मीन दिया गया, तो हमारा जो काम है हमें इसकी हिफाजत भी करनी है, और दूसरा जो ज़मीन भी है नेचुरल की तरफ से तो हमें उसकी भी हिफाजत करने हैं। तो वो रेस्पेक्ट करते थे दरियाओं की, वो रेस्पेक्ट करते थे जंगलों की, वो रेस्पेक्ट करते थे माउंटेन्स की। लेकिन ईच विलेज जो था उनको अपनी बाउंड्री जो था वो बिल्कुल थे लगे हुए थे, कौन बाउंड्री किस इलाके की है। तो जो लोग थे वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज के साथ जो है बड़े अच्छे तरीके से इनको महफूज रखने की कोशिश करते थे। तो पीपल जो विलेजेस थे दे वर टेकिंग वुड, अब जो जंगल थे उनके जो नेचुरल फॉरेस्ट वहाँ पे थे, नेचुरल रिसोर्स जो वहाँ पे थे, तो वो उनसे
से लकड़ियाँ लेते थे, वो दूसरे विलेज वाले मतलब एक विलेज है और अनदर फॉरेस्ट विलेज जो है दे पे अगर वो दूसरे अपने अपनी बाउंड्रीज, हर एक जंगल इलाका जो उनका था, हर एक गांव का अपना अपना इलाका था, अगर वो दूसरे इलाके के से कुछ लकड़ी लेते थे या कुछ मटीरियल लेते थे तो उसके लिए वो थोड़ी बहुत पैसे भी उनको दे देते थे, जिनको वहाँ पे उनकी ज़बान में कहा जाता था देवसारी दान और मैन इन एक्सचेंज। तो कुछ विलेज ऐसे भी है जो जंगलों के खिलाफ, जिन्होंने मिसाल के तौर पर अपने जंगलों को बचाने के लिए नाइट वॉचमैन रखे गए थे, वॉचमैन रखे गए थे, हाउस होल्ड उसके लिए कंट्रीब्यूट करते थे ताकि उन जंगलों को क्या बिला वो अपने तरीके से उनको महफूज रखेंगे, क्योंकि उनको पता था कि हम जो है वो सारा जो हमारी ज़िंदगी का दारो मदार है वो इन जंगलों पर ही है। एवरी ईयर तो उन्होंने क्या किया था, तो एवरी ईयर यानी कि हर साल उन्होंने देखा था वो बिग हट वहाँ पे तो हेडमैन ऑफ जो विलेज होता था, जिसको उनको कहा जाता है इन्हें प्रगाना यानी क्लस्टर ऑफ विलेज, सारे गांव जब होते हैं तो उनका जो बड़ा होता है उनकी मीट होती थी, मतलब गांव जो है हर एक गांव का जो हेड होता है वो फिर एक साल में ज़रूरी कहीं पे मिल जाते थे, तो हर ईयर वो एक जगह मिलते थे। तो जब वो एक जगह मिलते थे फिर वो अपने इश्यूज जो भी होते थे, चाहे वो इन जंगलों के रिलेटेड हो, वाटर के रिलेटेड हो और भी लिवलीहुड के रिलेटेड हो, वो इनको डिस्कस करते थे और फिर अपने इन जंगलों को इसमें इंक्लूड करते थे कि कैसे हम इनकी हिफाजत करेंगे, कैसे हम इनको आगे ले जाएंगे, क्या करना है हमें, किस तरीके से क्या करना है हमें। तो वो इन तरीकों को खासकर मद्देनज़र रखकर इसको मतलब इनके बारे में सोचते थे और क्या क्या प्रोग्राम्स हमें करने थे तो वो इसके बारे में सोचते थे, इस तरह से ये इनका ख्याल रखते थे। ये बस्तर की बात हुई। अब जो हम दूसरा पॉइंट इसमें करेंगे, जब ये फॉरेस्ट पॉलिसी लागू की गई हिंदुस्तान में ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, तो लोगों में एक डर सा पैदा होगा जिसको हम कहते हैं फियर्स ऑफ द पीपल, लोगों में एक खौफ सा पैदा हो गया। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट जो भी था तो उन्होंने क्या किया था, रिजर्व 2/3 ऑफ द फॉरेस्ट इन्हें जो है 1905 में स्टॉप शिफ्टिंग कल्टिवेशन हंटिंग एंड कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस द पीपल ऑफ बस्तार वेर वेरी वरीड। तो उन्होंने बहुत जो लोग वहाँ पे थे वो बहुत ज़्यादा परेशान होते थे, तो उन्होंने क्या किया था, तो गाँव सम विलेज जो होते थे तो आर अलाउड टू स्टे ऑन द रिजर्व फॉरेस्ट, क्योंकि उनको कहा गया था कि आपको जंगलों में जाने की इजाज़त नहीं होती है, आपको जंगलों में जाने से नहीं जाने के लिए जो है, तो इस तरह से जो है उन्होंने एक मतलब जंगलों में जाने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, इस तरीके से लेनी पड़ेगी। तो इन कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए लोगों में एक खौफ सा पैदा हो गया। तो विलेज जो है दे स्टे ऑन द रिजर्व फॉरेस्ट, तो उन्होंने कहा कि वर्कर फ्री फॉर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वो इनको इन डिपार्टमेंट के साथ काम करते थे, उनको मिसाल के तौर पर जो भी काम जो लेबर फोर्स वहाँ पे ज़रूरत होती है उनके साथ काम करते थे। तो इस तरह से जो विलेजर्स है वहाँ पे तो उन्होंने जो है जो उन पे मिसाल के तौर पर अब गवर्नमेंट की तरफ से जो है उन पे जो रेंट लगाया जाता था, आप यहाँ पे रहते हो तो उनको रेंट दिया जाता था, रेंट को देना पड़ता था। तो ये जो इनके लिए जो है फ्री लेबर जो होता है, गुड्स जो होता है कॉलोनियल ऑफिशियल्स के लिए, तो ये जो दिन ब दिन ये जो परेशानियाँ होती थी ये दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। तो इस तरह से टेरिफिल फैमाइन्स जो है मिसाल 1899 में और 1900 में अगेन इन 1907 to 1908 में, तो जो प्रिजर्वेशन मतलब रिजर्वेशन दिए गए थे तो उसको ये क्या गई थी, आप इन जंगलों में नहीं जा सकते हैं, तो जो लोगों के लिए बहुत सारी मुश्किलातें खड़ा करने लगा। फिर क्या किया, लोग फिर एक जगह जमा हो गए और उन्होंने डिस्कस किया अपने इश्यूज़ अपने विलेज काउंसलर्स के साथ, बाजार में फेस्टिवल्स में हेडमैन के जो है प्रीस्ट जो विलेजेस है वो एक जगह जमा हुए, तो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, तो वो टेकन बाय द दोहरावाज ऑफ द कांगड़ा फॉरेस्ट, जो वहाँ पे जो कम्युनिटी रहती थी, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने कहा वाई रिजर्वेशन फर्स्ट टुक प्लेस, वाई रिजर्वेशन फर्स्ट टुक प्लेस, ये रिजर्वेशन क्या है इसमें, तो उन्होंने क्या कहा कि एक नो सिंगल लीडर मैनी पीपल स्पीक अबाउट देयर विलेज एंड इंपॉर्टेंट फिगर इन द 1992। तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो अर्थ है ये चिलीज एरोज ये भी सर्कुलेटिंग बिटवीन द विलेजेस, तो उन्होंने क्या किया, एक्चुअल मैसेज उन्होंने ये कि उन्होंने सारे विलेजर्स को लाया तो और उस तो रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, उन्होंने इन कम्युनिटीज़ ने सारे विलेजर्स को उन्होंने कहा कि ये जो पॉलिसीज़ बनाई गई है ये हमारे खिलाफ है, तो उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाया, तो उन्होंने कहा कि हमें सबों को इसके खिलाफ बगावत करना चाहिए। तो एवरी विलेज जो भी है तो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, एक्सपेंसेस जो मतलब जो रेबेलेंस है, जो बगावत करने वाले लोग हैं उनको उन्होंने कंट्रीब्यूट किया कि आप आवाज़ उठाएं, हम आपके साथ हैं। उन्होंने इसके लिए फिर क्या किया, बाजार लूटे गए, इसी तरह से हाउसेज ऑफ जो ऑफिशियल थे, ट्रेडर्स थे, स्कूल थे, पुलिस स्टेशन थे, उनको जलाया गया, चोरी की गई, और इसके अलावा ग्रेन जो है वो रिडिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो इस तरह से जो है अटैक जो है वो मुख्तलिफ तरीके से हुआ तो कॉलोनियल स्टेट में और इन ऑपरेसिव लाज के खिलाफ। फिर एक आया जिसका नाम था विलियम वार्ड ए मिजनरी, तो उसने इन इवेंट्स को देखा, तो उसने कहा कि हम ऑल डायरेक्शन में चले जाएं, तो चाहे वो जगदलपुर पुलिस स्टेशन, मर्चेंट्स, फॉरेस्टर्स, पयानस, स्कूल मास्टर्स, इमिग्रेंट्स, इनके तो उनको ऑब्जर्व करके इनके देखा गया, तो
उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश सेंट ट्रूपर्स टू सप्रेस दिस मूवमेंट। तो उन्होंने जब ये बगावत उठी वहाँ पे इन इलाकों में, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने इनको रोकने के लिए अब अपने जो है फौजी बुलवाए और उन आदिवासी लीडर्स को उन्होंने इनके साथ बात करके उनको नेगोशिएट करने की कोशिश की। लेकिन जो कैंपस थे, तो इन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिशर्स कैंपस जो थे फायर्ड अपॉन देम। तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने उन्होंने जब देखा कि उन्होंने इनके खिलाफ फिर आवाज़ उठाई, तो उन्होंने इनके खिलाफ फिलहाल उन्होंने क्या किया, तो दो मार्टेड विलेजेस फ्लॉगिंग एंड पुनिशिंग इन दियर्स पीपल फ्लेड इन द जंगल्स। तो उन्होंने इनको मारा पीटा, इन लोगों को, आप क्यों आवाज़ उठाते हो हमारे खिलाफ, आप क्यों ऐसे, कितने गोलियाँ चलाई भी। तो इस तरह से जो है उनने क्या किया, हाउएवर दे नेवर मैनेज टू कैप्चर गोंडा दर। हालांकि दूसरे इलाकों पर उन्होंने कब्जा किया, लेकिन गोंडा दर जो था उस पर वो कब्जा न कर सके। तो इस तरह से मेजर विक्ट्री जो है रेबल्स की थी, जो उसके खिलाफ लड़ रहे थे ब्रिटिश रूल के खिलाफ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा वर्क ऑन रिजर्वेशन वाज टेम्परली सस्पेंडेड। तो अब उन जो पहले जो रूल था कि अब जंगलों में खुला खुला छोड़ा जाता था, तो वो उसी तरीके से रखा गया। और इस तरह से जो एरिया टू बी रिजर्व वाज रिड्यूस्ड टू रफली हाफ ऑफ दैट प्लान बिफोर द 19, यानी कि अब जो है बहुत सारे इलाकों को खुला छोड़ा गया इन लोगों के लिए। तो ये जो जंगल की स्टोरी थी या लोगों की बस्तर की स्टोरी है, ये वहाँ से ही ख़त्म नहीं हुई। आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है ये प्रैक्टिस जो थे लोगों की वो फिर रही। तो उन्होंने अपने जो इंडस्ट्रियल यूज जो है कंटिन्यू थे। तो 1970 में क्या किया गया कि वर्ल्ड बैंक ने प्रपोज किया कि 4600 हेक्टेयर्स ऑफ नेचुरल सॉल फॉरेस्ट जो है इधर शुड बी रिप्लेस्ड बाय अनदर फॉरेस्ट टाइप दैट इज नोन एज ट्रॉपिकल पाइन। तो उस तरीके से, ताकि ये जो है टू प्रोवाइड पल्प फॉर द पेपर इंडस्ट्री, ताकि पेपर इंडस्ट्री को थोड़ा बहुत मिसाल के तौर पर इससे ये कहेंगे हम ये थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो इट वाज ओनली आफ्टर प्रोटेस्ट बाय लोकल एनवायरमेंटलिस्ट दैट द प्रोजेक्ट वाज स्टॉप्ड। तो लोकल जो एनवायरमेंटलिस्ट थे, जो वहाँ के माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो लोग थे, उनने देखा, उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए गलत है, इससे हमारा माहौल और बिगड़ सकता है। तो उन्होंने इस चीज़ को फिर रोकने की कोशिश की। तो ये तो हुई हिंदुस्तान की बात, जब वहाँ यहाँ पे जो फॉरेस्ट बनाए गए, फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई गई, तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ गया यहाँ के लोगों के ऊपर। तो इसके बाद जो है दूसरे जो इलाके हैं, चाहे वो एशिया हो, इंडोनेशिया हो, और भी इलाके हो, जहाँ पे इस फॉरेस्ट पॉलिसी की वजह से बहुत सारे लोगों को नुकसान उठाना पड़ा, बहुत सारे लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। तो इसके साथ साथ उन्होंने क्या देखा कि उनको जो है फॉरेस्ट पॉलिसी से कौन कौन से मुश्किलात आ गई, किस तरीके से उनको अपने आप का इलाका जो है ट्रांसफ़र करना पड़ा, कैसे उनको ट्रांसफॉर्मेशन लानी पड़ी अपनी सोसाइटी में, अपने आप में। तो इस तरह से जो है ये चीज़ मद्देनज़र रख कर इससे जो है लोगों में बहुत सारी जो है तब्दीलियाँ कैसे आई, वो हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह।